दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है दो कलाकार। करुणा चुपचाप बिस्तर पर सो रही थी। ए रोनी उठ कहते हुए चादर खींचकर सुचित्रा ने सोती हुई करुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है, क्यों परेशान कर रही हो? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में करुणा ने पूछा। सुचित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, ये देखो, अभी अभी बनाया है, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे ज़रा इस चित्र को तो देखो, अगर पहला इनाम ना मिला तो मेरा नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए करुणा बोली, किधर किधर से देखूं, यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसको भी उसके साथ ही सामने रखा कर, उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी न हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुई बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। झल्लाते हुए वो बोली, तो आपको यह कोई जीव नज़र आ रहा है? ज़रा अच्छी तरह से देख, तब तो तुझे समझ में आएगा, और समझने की कोशिश भी कर। अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी गई हो। यह क्या है घनचक्कर, क्या बनाया है तूने? यह कहकर करुणा ने चित्र रख दिया। ज़रा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है। अगर ध्यान देगी तभी पता चलेगा तेरी बेवकूफ़ी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूजन का प्रतीक है, समझी? मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूजन का प्रतीक नज़र आ रहा है। बिना मतलब ज़िंदगी ख़राब कर रही है। अगर चित्रकारी आती नहीं तो करती क्यों है? और करुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई, जाकर चुपचाप वहाँ बैठ जाओ। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर ज़रा हंसकर सुचित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र भी ज़रूर बनाऊंगी, और फिर लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा हमारे घर में कैसे नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन समझा करती थी, खुद को समाज सेविका समझती थी यह काम करके। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां वापस लौट आई थी, पर करुणा नहीं लौटी। सुचित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि वो दोनों नित्य चाय साथ ही पिया करती थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल जा बना ला चाय, मिलकर ही पियेंगे। यह कहकर वह चुपचाप बैठ गई। तेरे मनीष की चिट्ठी आई है। करुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते ही उसने सुचित्रा से कहा, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती ही थी पिताजी कभी मुझे मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, तुम्हारे यहाँ कौन से पैसे की कमी है? तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है भला? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ही ना रहने दे? करुणा आवेश में बोली, अच्छा तो तू मुझे आदमी नहीं समझती, क्यों? सच सच बता, तुझे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, दूसरों से कोई मतलब नहीं, और बस 24 घंटे अपने रंग और अपने ब्रश उसी में लगी रहती है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं है तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह और हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। पता नहीं किसी में तुझे क्या दिख जाए। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय
2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया। तू तो करती रहे समाज सेवा। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकलना पड़ता। और सुचित्रा हंस पड़ी। 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी। रोज़ अखबारों में बाढ़ के बारे में न्यूज़ आ रही थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा लगातार बिगड़ती जा रही थी और बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। करुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती और एक दिन आखिर सुचित्रा ने कह ही दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है कि नहीं कि बस सारा दिन यूं ही भटकती रहती है चंदा मांगने के बहाने। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहा दिया। आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है। मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। सुचित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा अपनी लय में। शाम को करुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। सुचित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। करुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी। तभी उसकी नज़र सुचित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे उसने उसके पीछे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आँखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ पर भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को सुचित्रा लौटी तो करुणा को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों सुचित्रा, तेरा जाने का तय हो गया क्या? हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलक पड़ रहा था। सच कह रही है, तू चली जाएगी सुचित्रा? 6 साल से साथ रहते रहते यह बात तो मैं भूल ही गई थी कि हमें कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? बिल्कुल अकेली, उदासी भरे स्वर में करुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। आज सुचित्रा को जाना था। करुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक चीज़ संभाल कर उसे दे रही थी। एक एक करके सुचित्रा सबसे मिलकर वापस रूम में आ गई। बस गुरुजी से ही मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। करुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी सुचित्रा ने कमरे में प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना? अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें ट्रेन के टाइम का भी ध्यान नहीं रहा और तुम्हें ज़बरदस्ती रुकना पड़ा? ज़रा सुने तो। 2-3 कंठ एक साथ मैंने बोल दिए। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में, मैं अपने को रोक ना सकी और एक रफ सा स्केच बना ही डाला मैंने वहाँ खड़े खड़े ही। बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे सुचित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक करुणा का कहीं भी पता नहीं था। उसी के हॉस्टल की बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर सुचित्रा की आंखें बराबर करुणा को ही ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी, पर करुणा नहीं आई सो नहीं आई। विदेश जाकर सुचित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को और भी निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे सुचित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल ही गई थी। पिछले वर्ष तो करुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह मालूम भी नहीं था कि वह कहाँ है।
अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला यह चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था और भी कई जगहों पर उसका नाम हुआ था। और जाने क्या था उस चित्र में जो देखता ही रह जाता था। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे थे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया था। उद्घाटन करने के लिए सुचित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट करुणा से हो गई। रूनी रूनी कहकर सुचित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर करुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? अरे भाई, मैं चित्रों को नहीं, अपनी पुरानी सहेली सुचित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई कि पीछे तुम्हारी एक सहेली भी है। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे करुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की उम्र लगभग कोई 8 साल लग रही थी। मेरे बच्चे हैं और किसके होंगे? ये तुम्हारी सुचित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को। करुणा ने आदेश दिया अपने बच्चों को। बच्चों ने बड़े ही आदर से नमस्ते किया अपनी मौसी को। और फिर पर सुचित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को और कभी करुणा का मुंह देख रही थी। तभी करुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर अपने इन बच्चों को। सुचित्रा ने बड़े प्यार से उन दोनों के सिर पर अपना हाथ फेरा। करुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है जो इस हॉल में पड़ी हुई है। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चे ने फरमाइश की। सुचित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उस भिखारन वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। सुचित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी है। हर जगह पर लोग मुझे जानने लगे हैं केवल इसी तस्वीर की वजह से। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे हैं मौसी? बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। और क्या, सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर मत दिखाइए रोने धोने वाली, हमें तो अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असहाय सा हो उठा था। तभी करुणा के पति आ पहुँचे। साधारण बातचीत के पश्चात करुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं सुचित्रा से ज़रा मिल लूँ और हम दोनों सहेलियाँ आपस में थोड़ी बहुत बात कर लें। मैं इसे अभी घर ले चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। सुचित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आँखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे हैं, करुणा ने हंसते हुए कहा। लेकिन मुझे क्यों नहीं लग रहा कि तुम सच कह रही हो? अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक क्षण रुककर करुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? सुचित्रा की आंखें विस्मय से फैल कर रह गईं। क्या सोच रही है सुचित्रा? मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में कहीं खो से गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये 2 मित्रों की कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।